नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में इजी में। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में इजी है। दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ के एक एक चीज़ समझ कर हम अपने सारे जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में, बहुत सारे गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, मुइज़ुद्दीन बैराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नासरुद्दीन महसूद, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कल जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमने जो है नासरुद्दीन महसूद के बारे में बता दिया था, और इसकी मृत्यु के बाद एक शासक बनता है बलबन। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है पढ़ाने का तरीका, एक एक चीज़ जो पेपर में आनी, हर एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है। बच्चों अगर इस वीडियो को देख के जाओगे तो पक्का सिलेक्शन होगा, और जीएस में तो गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं बच्चों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बलबन। देखो बलबन जो होता है, बलबन का बहुत इतिहास में फेमस हुआ, और बलबन के बारे में एक अलग है, ये जो पिछले राजा पढ़ रहे थे उनसे अलग स्थान है। बलबन ने बहुत से कार्य किए। ये जो है बलबन जो है 1266 से 1286 तक शासक बना। अब जो है इसको हमें पता है कि नासरुद्दीन महसूद शाह ने इसको जो है क्या दी थी, उलूग खां की उपाधि दी थी। तो अब उपाधि दी थी तो उसी वही तुर्क सरदार जो थे, ये तुर्क सरदार था एक, जो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दिल्ली गद्दी में बैठ जाने के बाद, क्योंकि दोस्तों बच्चों ये जो है सम्मी वंश का ना हो, पहले जो शासक हुए थे इल्तुतमिश से लगा के नासरुद्दीन महसूद शासक तक जो हुए थे वो सारे जो सम्मी वंश से रिलेट करते थे। तो जनता थी तो उनको एक राजा का राजा कड़ी मानती चली आई थी, लेकिन यहाँ पर कड़ी बदल रही थी। तो अब इसको शासन करने के लिए जनता को भी समझाना था और तुर्क सरदारों को भी खुश रखना था। तो उसके साथ बड़ी कड़ी चुनौतियाँ थीं, लेकिन इस सब को दबाकर ये 1266 में उल्लूग खां नामक एक तुर्क सरदार 1266 में गद्दी पर बैठ गया। उल्लूग खां तो उसको नाम दिया गया था, और बाद में जो इतिहास में नाम बहुत विख्यात हुआ वो बलबन के नाम से विख्यात होता है। ठीक है। और जो है उसने अपने दावे को मजबूत करने के लिए, भाई जब बना तो इसने अब क्या, क्योंकि सम्मी वंश का था नहीं तो उसका दावा कमज़ोर पड़ रहा, तो इसलिए अपने दावे को कमज़ोर करने के, मतलब अपने दावे को मजबूत करने के लिए इसने विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब, जो विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज बताया। इसने बताया कि हम भी एक बड़े उच्च कुल के तुर्क सरदार हैं, जिससे कि आप लोग हमको छोटा मत समझो। ठीक है। इसलिए उसने अपना अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तुर्क संरक्षकों का वंशज बताया। उसने अपना अधिकार बिल्कुल पक्का करने के लिए बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो तुर्कों की बहुत ही सुरक्षा करते रहे, रक्षा करते रहे, ये सब बताया उसने। ठीक है। बरनी में लिखा गया है, बलबन ये कहता था कि जब वो निम्न यानी कि निम्न कुल के लोगों को जब वो देखता है तो उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठती थी, और बस उसका हाथ जो है तलवार में पहुंच जाता था, उसका मन करता तो उनका सर कलम कर दें। ठीक है। तो यानी कि ये जो है निम्न जात, जो निम्न कुल के व्यक्ति थे उनसे इतना चिढ़ता था, और चिढ़ता भी था, और कुछ जिसको दिखावा भी करना था जिससे कि इसकी राजगद्दी स्थिरता स्थापित हो जाए, वो बनी रहे, क्योंकि ये तुर्क सरदारों को खुश करना चाहता था। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, बरनी ने लिखा है कि बलबन कहता था, जब भी किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं, और मेरा हाथ तलवार में पहुँच जाता है, और उसका गला उतार देने का मन करता है। बलबन पहला सुल्तान था। बलबन जो है बहुत ही विद्वान सुल्तान था, पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया था, और जिसको नियामते ए खुदाई बोला जाता था। जो ये दिया था, जो उसको बोलते क्या थे, इसको बोलते थे नियामते ए खुदाई। ठीक है। उसने जो है सुल्तान को, जनता उससे नाखुश ना हो
इसलिए उसने सुल्तान को एक पदवी दी थी। जो सुल्तान होता है उसको जिल्ले लाई, क्या बोला था, जिल्ले लाई बोला था। जिल्ले लाई का मतलब होता है ईश्वर की छाया बोलते हैं, ठीक है। और तथा उसने मद्यपान, यानी कि उसने क्या कहा, तो जो मद्यपान होता है, मदिरा पीते हैं जो आजकल लोग, तो उसको जो है इसने मना कर दिया था, पूरी तरह से मद्य निषेध कर दिया था, जैसे लॉकडाउन में चल रहा है इस समय, ठीक है। उसने फारसी नववर्ष का त्यौहार मनाया था। जो फारसी त्यौहार होता था नवरोज़ त्यौहार होता था। नववर्ष में एक त्यौहार बनता था जिसको बोलते थे नवरोज़ त्यौहार मनाया था, ठीक है, भारत में इसने नवरोज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो नवरोज़ यानी कि फारसी त्यौहार होता था नववर्ष का। और ये त्यौहार पूछा जाता है पेपर में, नवरोज़ त्यौहार किसने चालू कराया, तो बलबन ने चालू करवाया था। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बलबन ने कौन सा त्यौहार चलता था, नवरोज़ त्यौहार उसने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद उसने राजा की प्रशंसा में फारसी में प्रचलित परंपरा, उसने राजा की प्रशंसा, राजा को खुश करने के लिए उसने क्या चलाया था, पाबोस प्रथा चलाई थी, क्योंकि वो फारसी का ही रिलेटेड था, इसलिए फारसी में जो भी प्रथाएं चलती थी वो चालू करता था। तो पाबोस क्या होती थी, पाबोस यह होती थी जब राजा बैठता था अपनी सभा में, तो वहाँ पर अगर कोई उससे गुजारिश करने या मिलने आता था तो पहले आएगा, घुटनों को बल बैठेगा, तब उससे उनका हाथ चूमता था, उसको बोलते थे पाबोस, ठीक है। तो पाबोस हो गया। उसके बाद इसने दूसरी पाबोस परंपरा, जो घुटनों के बल बैठ कर सर झुकाना सजदा होता था, ठीक है, सर झुकाता था। और सजदा में क्या होता था, सजदा एक और प्रथा थी, जो सजदा में ये होता था कि जो बंदा आएगा, जो भी उससे मदद मांगने के लिए आएगा, तो वो क्या करेगा, आके पहले वो पूरे अपने पे लेट जाएगा, पेट के बल लेट जाएगा और उस राजा के पैर चूमता था, ठीक है, या हाथ चूमता था, पैर चूमता था, लेट कर, जैसे यहाँ पर सजदा, जब लेट कर राजा के सामने झुकने पर पैर चूमना प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है। उसने अपनी स्थिति को, अब क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, जो उसको सब पता था कि तुर्क सरदार जो थे ये बहुत ही इनका प्रभुत्व रहा। यहाँ पर आप देखते हुए आए थे जब इल्तुतमिश ने ही तुर्क के चहलगानी स्थापित किया था, तो उसके बाद तुर्क सरदारों का ही बोलबाला रहा। तो उसने अपनी स्थिरता को स्थापित करने के लिए उसने सोचा कि अगर तुर्क चहलगानी स्थापित रहे तो हमको हटा कोई और बना देंगे, उनका ही प्रभुत्व चलेगा। तो उसने क्या किया था, तुर्क चहलगानी को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। और यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, देखो, उसने अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए तुर्क चहलगानी यानी तुर्क 40 दल पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, जो इल्तुतमिश के समय बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुर्क चहलगानी कब बना था, तो इल्तुतमिश के समय, और समाप्त कब हुआ था, तो बलबन के समय तुर्क चहलगानी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जानता था उनके बारे में और उन्हीं का एक सदस्य ये भी था। तो जो जिसके साथ जुड़ा हो तो उसको उसकी सब कमजोरियां जानता है कि वो लोग किस तरह षड्यंत्र रचते थे और राजा को किस तरह हटा देते थे। इस वजह से उसने वो संस्था ही हटा दी, ठीक है। फिर इसने जो है क्या किया था कि बहुत सारे गुप्तचर का विभाग बनाया था, जिससे कि पूरे राज्य में इसके बहुत सारे गुप्तचर फैले हुए थे, इसको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, कोई कौन इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए। तो जो गुप्तचर विभाग बनाया, उसके बजाय गुप्तचर जो होते थे उनको वरीद कहा जाता था। क्या बोला जाता था, वरीद बोलते थे। क्या बोलते थे, वरीद बोलते थे गुप्तचर जो होते थे। अब इसने क्या था, उस समय मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मंगोल आक्रमण को इसने कम करने के लिए या उससे सामना करने के लिए केंद्रीकृत सेना गठित की, बहुत बड़ी सेना सेंट्रल में बनाई थी, जिससे उसका मुकाबला हो सके, क्योंकि मंगोल बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। लुटेरों के प्रति रक्त और लौ की नीति अपनाई। इसने क्या किया था, पता होगा, जिसे रजिया को हिंदू डाकुओं या लुटेरों ने मार दिया था। इस तरह से उस समय राजा होते थे जो कोई व्यापार करने जाते थे, तो जो बीच में डकैत होते थे, लूटपाट करने वाले जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, पूरे व्यापार को लूट कर सब सामान ले जाते थे। इसका बहुत राज्य में हानि होती थी। इसकी वजह से बलबन ने क्या किया कि रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, यानी कि लुटेरों के प्रति रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी। उसका मतलब ये होता था कि जो भी अगर मिल जाता था डकैत लुटेरा,
तो उसको बलवंत दौड़ा के मारता था और पहले पीछा करता था दौड़ के, और जब तक मिल जाता तो उसके बाद उसको मार देता था, छोड़ता नहीं था। ठीक है। अब इसने क्या किया है, बलवंत ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में, जो गढ़मुक्तेश्वर है वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पर इसने दीवारों में अपने आप को खलीफा लिखवाया हुआ कि जो है अपने आप को खलीफा बताया है। तो बलवंत ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में दीवारों में अपने आप को खलीफा कहा है। अब इसे बर्नी ने लिखा है, जो इतिहासकार थे बर्नी, इसी समय थे, तो इन्होंने लिखा है 1286 में बलवंत की मृत्यु हो जाती है। तो जब कोई राजा बहुत ही प्रभावशाली राजा होता है तो जनता उसके प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। तो यहाँ पर जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में बलवंत की मृत्यु हो जाती है, तो मलिकों ने, जो मलिक होते थे, मलिकों ने अपने वस्त्रों को फाड़ लिया था और सुल्तान के 100 को, जहाँ जो कब्रिस्तान होता है वहाँ तक 100 को नंगे पैर ले गए थे। ठीक है। दारुल अमन कब्रिस्तान तक अपने नंगे पैर ले गए थे। ठीक है। और जब वो ले जा रहे थे कब्रिस्तान, तो वो क्या नंगे पैर गए थे एक तो, और फिर धूल को अपनी आंखों मुंह में झोंकते हुए ले गए थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे थे अपने आप को। ठीक है। तो ले जाते हैं, उसके बाद फिर जो है 40 दिनों उनको इतना शोक हुआ जनता को, मतलब कि 40 दिनों तक वो लोग ज़मीन पर सोए थे। ठीक है। तो 40 दिनों तक ज़मीन सोए थे। इस तरह से बलवंत का की मृत्यु हो जाती है और बलवंत का चैप्टर क्लोज हो जाता है। बलवंत जो है दिल्ली में शासन किया, ये पूरा क्षेत्र वही था जो रजिया का रहा, जो नासिरुद्दीन मसूद का था, वही क्षेत्र था। बाद में बदायूं के पर्टिकुलर एक बदायूं में जो छोटे छोटे जो हुए थे राजपूत राजा थे, उनको सबको हरा दिया था और हरा कर सब अपने अंडर में कर लिया था। और जो एक खासियत थी बलवंत की कि अपने आप को दिखाने के लिए दिल्ली दरबार में बहुत शान शौकत दिखाता था, अपने आप को बहुत ही, जैसे नहीं कहते आजकल बहुत भौकाल टाइट कर रहा है, तो ये बहुत भौकाल टाइट करता था बलवंत। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अच्छे समझ में आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों से, भाई बहनों सबसे कहें भैया जी कि हमारा वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।